हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट जनवरी 2024 जिसमें आज हम लोग सीडीपी के टोटल 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और पिछले वाले जो वीडियो आप लोग यदि नहीं देखे हैं तो उसे भी आप लोग देखें, और ईवीएस का भी सेट प्रैक्टिस अपलोड किया गया उसे भी आप लोग जाके देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका, विकास की कौन सी अवस्था की प्रमुखता है? अमूर्त सोच व अपनी खुद की पहचान खोजने की चाह। तो इसमें जो है कौन सा ऑप्शन आपका सही है? अमूर्त चिंतन बच्चे जो है किस अवस्था में शुरू कर देते हैं? अमूर्त चिंतन क्या होता है? बच्चे जो है किसी भी चीज़ को बिना देखे उसके बारे में जब इमेजिंग करना यानी कि कल्पना करना चालू कर देते, वही आपका क्या होता है? अमूर्त होता है। बिना देखे किसी भी चीज़ के बारे में सोचना अमूर्त चिंतन के अंतर्गत आ जाता है। तो शैशवावस्था होगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था होगा, माध्यमिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो कौन सी अवस्था होगा? तो ये जब बच्चे जो किशोरावस्था में मतलब कि चले जाते हैं। किशोरावस्था लगभग आपका जो है, यदि एज की बात करें तो 11 से मतलब कि 18 वर्ष के आसपास के जो आयु होते हैं लगभग वह बच्चा जो है किशोरावस्था में आ जाता है। और इस एज के बच्चे जो है लगभग जो है अमूर्त चिंतन यानी कि सोच और खुद की पहचान खोजने की चाह उसमें आ जाती है। तो ये किशोरावस्था हो जाएगा। और शैशवावस्था क्या होता है? शैशवावस्था में जो है 0 से मतलब कि 2 वर्ष के बच्चे आते हैं शैशवावस्था में। उसके बाद फिर आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था आता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो है लगभग आपका जो है 2 से 6 वर्ष के बच्चे जो है आपका जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था में। फिर माध्यमिक बाल्यावस्था आपका कब आ जाता है? जब 6 से आपका लगभग 11 वर्ष के बच्चे जब आते हैं, यानी कि 6 से 11 आप लोग बोल सकते हैं। इसके अंतर्गत जो भी बच्चे आएंगे 6 से 11 के मतलब कि बीच में, तो आपका जो माध्यमिक बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से किशोरावस्था हो जाएगा आपका राइट आंसर। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको बताना है कि विकास के बारे में जो कौन सा स्टेटमेंट्स गलत है यानी कि सही नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है आपको बताना है। जैसे विकास के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? विकास के बारे में एक सिंपल आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन भी आया हुआ है, मतलब कि पिछले सेट में भी आप लोगों को कराया गया था कि विकास जो है सिर से जो है छोटे बच्चे में यदि आप लोग गौर से देखेंगे तो इसमें अच्छा उसका उदाहरण भी मिलता है कि छोटे जो शिशु होते हैं उसमें जो है विकास जो है सिर से यानी कि केंद्र से जो है पैर की तरफ होता है। तो सिर से पैर की तरफ जो सामान्यतः बच्चों में जो है विकास देखा जाता है। तो जो है विकास जो है केंद्र से बाहर की दिशा में अग्रसर होता है, ये तो सही बात है। विकास पैर से सिर की दिशा में होता है, ये जो है सामान्यतः जो है ऐसा नहीं होता। इस तरह से आपका कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विकास पैर से सिर की दिशा में होता है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे यानी कि नहीं में पूछ रहा है, इसलिए आपका ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बाद बाकी उधर देखिए 1 नंबर पे क्या है? विकास एक खास क्रमानुसार चलता है, बिल्कुल सही बात है। विकास विभेदन व एकीकरण के सिद्धांत का पालन करता है, ये भी बात सही बात। मतलब अलग अलग भागों का विकास अलग अलग तरीके से होता है, ये मतलब कि होता है। बट आपका जो विकास पैर से सिर की दिशा में होता है, ये आपका यहाँ पे कथन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रमुख कारण क्या है? आपको बताना है बच्चों में जो है व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल जो है विभिन्नताएं उत्पन्न आ जाती है, वो उसका जो है मेन कारण क्या है? पहला है केवल व्यक्ति के वंशानुगत गुण, केवल पालकों के मतलब कि पालकों के पालन पोषण के तरीका, यहाँ पे बालक हो जाएगा, केवल बालकों के पालन पोषण के तरीका, आनुवंशिक व पर्यावरण कारकों के बीच परस्पर जटिल अंतःक्रिया। यानी कि ये जो है आपका, और सारे ऑप्शन देखिए आपका केवल में उस वैसे भी आप लोगों को ट्रिक क्या बताया है, जब भी सीटेट में आपको जो है केवल वाला ऑप्शन दिखे तो आपका जो है लगभग गलत ही हो जाता है। तो इसमें भी केवल लगा हुआ तो समझिए ये गलत है, इसमें भी केवल लगा हुआ तो ये भी समझिए गलत है, इसमें भी केवल लगा हुआ तो ये भी समझिए गलत है। यानी कि केवल एक निगेटिव टैग की तरह आपका जो काम करता है। आपका जो बच्चों में जो व्यक्तिगत विभिन्नता जो होता है उसका मेन कारण क्या है कि आनुवंशिक
और पर्यावरण, और मतलब आनुवंशिक क्या हो गया, जो माता पिता में जो गुण होता है तो बच्चे में भी वो गुण होगा। पर्यावरण क्या हो गया, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, जो कैसा वहाँ का मतलब कि वातावरण है, हवा कैसा है, जलवायु कैसा है, ये सारे के बीच का जो जो जटिल अंतःक्रिया होता है वो मतलब बच्चों में एक विभिन्नता प्रकट करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आनुवंशिकता और पर्यावरणीय कारक दोनों के मिलने से उनमें बच्चों में क्या होती है, विभिन्नता उत्पन्न होती है। उसके बाद देखिए समाजीकरण क्या है, आपको बताना हो कि समाजीकरण क्या है। समाजीकरण का अर्थ क्या होता है, समाजीकरण का अर्थ हुआ कि बच्चे जब समाज में रहते हैं वहाँ से समाज में रीति रिवाज, संस्कृति, चलना बैठना, खाना पीना, सारे तौर तरीके समाज के सीखते हैं, तो ये समाजीकरण का पार्ट हो जाता है। तो वही आपको बताना कि समाजीकरण क्या है। रैखिक व निश्चित प्रक्रिया है, सरल व एक आयामी प्रक्रिया है, जटिल व बहुआयामी प्रक्रिया है, अन्वय व सार्वभौमिक प्रक्रिया। तो समाजीकरण के बारे में बताया जाता है कि समाजीकरण जो है एक जटिल व बहुआयामी प्रक्रिया है, क्योंकि समाज में जो है बच्चे जो है औपचारिक मापदंडों, मूल्यों, विश्वासों, रीति रिवाजों, संस्कृति आदि को जो है क्या करते हैं, सीखते हैं। कहाँ पे, समाज में, और उसका क्या होता है, समाजीकरण होता है। तो समाजीकरण एक जटिल व बहुआयामी प्रक्रिया है। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका। उसके बाद यहाँ पे है जीन पियाजे ने सुझाव दिया है कि, तो आपको बताना कि जीन पियाजे के बारे में बताना कि जीन पियाजे ने क्या बताया। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है, बच्चे बड़ों से अलग सोचते और सीखते हैं। बिल्कुल सही बात है। जीन पियाजे जी बताए थे कि बच्चे जो है बड़ों से बिल्कुल अलग सोचते हैं, उनके सोचने के जो है तरीके अलग होते हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर है। बच्चे जो है बड़ों से अलग सोचते हैं, और हम ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन से भी आपका आंसर आ गया है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस युग्म का मिलान सही है। आपको बताना है कि कौन सा इसमें जो है जोड़ा सही लगा हुआ है, आपको मतलब कि बताना है। जैसे शिशु अवस्था, शिशु अवस्था 6 से 11 साल, क्या शिशु अवस्था जो होता है 6 से 11 साल होता है। माध्यमिक बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष का होता है। अमूर्त संक्रियात्मक 11 साल से अधिक होता है। पूर्व संक्रियात्मक जो है आपका जन्म से 2 वर्ष का होता है। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है इसमें सही है। तो इसमें जो है आपका अमूर्त, यानी कि अमूर्त जो है आपका बिल्कुल 6 से 11 साल से जो अधिक साल के जो बच्चे होते हैं वे आपका क्या हो जाते हैं, अमूर्त में आ जाता है। जबकि शिशु अवस्था जो शैशवावस्था जो है जन्म से कई साल का होता है, जन्म से 2 साल का होता है। यहाँ पे लेकिन 6 से 11 दे दिया, इस तरह से ये आपका क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। माध्यमिक बाल्यावस्था, माध्यमिक बाल्यावस्था जो है 2 से 6 नहीं होता। माध्यमिक बाल्यावस्था आपका जो है 6 से 11 वर्ष तक के बच्चे आ जाते हैं माध्यमिक बाल्यावस्था में। अमूर्त आपका कितना, 11 साल से अधिक के आ जाते हैं। और पूर्व संक्रियात्मक क्या होते हैं, पूर्व संक्रियात्मक आपका जो है कितनों में आ जाएगा, इसका जो है आपको एज बताना है कि पूर्व संक्रियात्मक जो है ये कितनों साल के बच्चे को पूरी संक्रियात्मक आप लोग बोल सकते हैं। तो पूर्व संक्रियात्मक आप लोग बोल सकते हैं कितनों, 7 से जो 11 साल के जो बच्चे होते हैं वे लगभग आपका जो पूर्व संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक 7 से 11 नहीं आएगा। पूर्व संक्रियात्मक आपका जो है लगभग आपका इसमें जो है 2 से 7 साल, कितना, 2 से 7 साल के जो बच्चे होते हैं वे आपका पूर्व संक्रियात्मक चरण में आ जाते हैं। क्योंकि आपका जो है पियाजे साहब जो संज्ञानात्मक विकास की जो 4 अवस्थाएं बताई थी, पहला होता था क्या, संवेदी पेशीय अवस्था जो 0 से 2 वर्ष के बच्चे होते हैं। उसके बाद आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें आपका होता है 2 से 7 वर्ष। उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक के बाद आ जाता है आपका क्या, मूर्त संक्रियात्मक, ये 7 से 11 साल। उसके बाद आपका आ जाता औपचारिक संक्रियात्मक 11 से अधिक, यानी कि 15 साल तक के बच्चे आ जाते हैं। तो इसमें सही बताना था आपका, तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है जो जीन पियाजे साहब जो बताए थे, तो इसमें जो 11 साल से अधिक के बच्चे आते हैं, ये बिल्कुल सही यहाँ पे जोड़ा लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, कोहेलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कौन सी एक प्रमुख आलोचना है।
कोहेलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत, यानी कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? कोहेलबर्ग साहब ने दिया है। तो उस सिद्धांत की कौन सी प्रमुख आलोचना है तो आपको बताना है। तो इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्या? यह नैतिक सोच पर सांस्कृतिक कारकों और लिंग के प्रभावों का आलोचना करता है। ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या करता है? नैतिक सोच पर सांस्कृतिक कारकों और लिंग के प्रभाव की अवहेलना करता है। ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला है आपका लेव वागोत्स्की का मानना था। लेव वागोत्स्की का क्या मानना था आपको बताना है कि इनमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है, बच्चों को जो प्रस्तुत किया जाता है वह उसका निष्क्रिय रूप से पुनरुत्पादन करते हैं। बच्चे जो है बड़े की मदद से अपनी समझ खुद बनाते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। लेव वागोत्स्की का मानना था कि बच्चे जो है बड़ों की मदद से अपना समझ जो है खुद बनाते हैं। ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। लेव वागोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में डैश जैसे मनोवैज्ञानिक उपकरणों को बहुत महत्व दिया है। तो लेव वागोत्स्की के बारे में बताना है कि जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में सबसे अधिक किस बात पर जोर दिया है, किस बात को महत्व माना है, किस बात को मतलब कि सबसे अधिक उन्होंने महत्व दिया है। तो आपका भाषा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, यानी कि भाषा पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है। उसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में आपको बताना है कि एक प्रगतिशील कक्षा क्या होता है, प्रगतिशील कक्षा का क्या अर्थ हुआ। इन सारे ऑप्शनों से आपको जो है बताना है कि कौन सा सही है। जैसे फर्स्ट है आपका, बच्चों का सीखना इनाम व सज़ा। कभी भी इनाम व सज़ा देने से वह प्रगतिशील कक्षा का मतलब कि उदाहरण नहीं हो सकता है। इस तरह से इनाम और सज़ा मतलब कि एक तरह से निगेटिव है। उसके बच्चों को सख्त निगरानी, कभी भी सख्त निगरानी में बच्चे को नहीं रखना है। ये भी आपका सीटेट में इस तरह का ऑप्शन आपका गलत ही होता है। सीखने को सुसाधित करने के लिए भेदन व अभ्यास ड्रिलिंग वाली बात भी आपका जो सही ऑप्शन नहीं कहलाता है। सीखने के आधार पर प्रत्यक्ष अनुभव व संवाद होते हैं, बिल्कुल सही बात है। एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है, बच्चे को जो है सीखने के लिए जो प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट रूप से उसे अनुभव व संवाद मिलते हैं, उसे कुछ करने की अनुमति मिलती है, काफ़ी ज़्यादा समय दिया जाता है, अवसर दिया जाता है। वह एक प्रगतिशील कक्ष की मतलब की विशेषता होती है। तो सीखने के आधार प्रत्यक्ष अनुभव व संवाद होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति अपनी भावनाओं के बारे में गहराई से जानते हैं और अपने गुणों को पहचानते हैं। मतलब कि कौन सा बुद्धि का प्रकार है आपको बताना है जिसमें व्यक्ति अपनी भावनाओं के बारे में गहराई से जानते हैं और गुणों को पहचानते हैं। तो खुद के बारे में जानना मतलब अंतः व्यक्तित्व बुद्धि, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यदि दूसरों की भावनाओं को जब समझते हैं तो अंतरा व्यक्तित्व हो जाता, खुद की भावनाओं को समझता तो अंतः व्यक्तित्व बुद्धि होता। तो वह व्यक्ति क्या कर रहा, खुद की भावनाओं को गहराई से समझ रहा, गुणों को पहचान रहा, तो वह हो जाएगा आपका क्या, अंतः व्यक्तित्व बुद्धि। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, शिक्षकों का कौन सा व्यवहार बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता पक्षपात कम करने में मदद करेगा। जो जेंडर रूढ़िवादिता है, जैसे कि कभी आप लोग इससे पहले भी आप लोग ये क्वेश्चन देखे होंगे कि लड़का जो है मतलब कि गुड़िया से नहीं खेलेगी, लड़की गुड़िया से खेलेगी, लड़का जो है मतलब कि गणित के सवाल बनाएगी, लड़की जो है संगीत में ज़्यादा ध्यान देगी। इस तरह से क्या हो गया, जेंडर रूढ़िवादिता हो गया। तो उसको कम करने के लिए मदद करेगा कौन सा, मतलब कि आपको ऑप्शन बताना है। जैसे पहला, कक्षा में केवल लड़की को भारी कुर्सी मेज उठाने के लिए कहना, ये कोई सही बात नहीं है। खेल के लिए गुड़िया व घर केवल लड़कियों को देना, ये भी सही नहीं है। देखभाल करने वाले व्यवसायों का जिक्र केवल औरतों के संदर्भ में करना, ये भी सही नहीं है। सभी जेंडर में स्वायत्तता व सहानुभूति के गुण विकसित करना, ये सही बात है। इससे क्या होगा, जो जेंडरवादी मतलब कि जेंडर वाइज जो रूढ़िवादिता है, पक्षपात है, उसको हम लोग कम कर सकते हैं। यदि सभी जो जेंडर है लड़का लड़की को कोई एक कम दे दे कि लड़का लड़की को दो, मतलब कि जैसे कबड्डी ही खेल है तो उसमें लड़का भी खेलेगा लड़की भी खेलेगा, इससे क्या होगा, जेंडर में जो रूढ़िवादिता है वह कम होगा और उसे कम करने में हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 4
सभी जेंडर में स्वायत्तता व सहानुभूति के गुण को विकसित करना। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला है आपका, कौन सा परिप्रेक्ष्य भाषा को संज्ञान को सुसाधित करने वाले महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में देखा जाता है। यानी कि कौन सा परिप्रेक्ष्य, कौन सा तरीका आपको जो भाषा को जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब कि सुसाधित करने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में देख सकते हैं या देखा जाता है। पहला व्यवहारवादी, सूचना संक्रमण, सामाजिक सांस्कृतिक, मनोगतिशील। तो जो सामाजिक सांस्कृतिक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो सामाजिक संस्कृति के द्वारा ही भाषा के परिप्रेक्ष्य को काफ़ी ज़्यादा मजबूत यानी कि सुदृढ़ किया जा सकता है, क्योंकि समाज में ही एक दूसरे से बच्चे क्या करते हैं, बात करते हैं, दूसरों की बातें को सुनते हैं, अपने बातें उसको कहते हैं, मतलब कि एक तरह से संप्रेषण संवाद होता है, आदान प्रदान होता है। इससे क्या होता है, भाषा काफ़ी ज़्यादा जो है सुसाधित हो जाता है यानी कि मजबूत होता है। तो इस तरह से आप लोग सामाजिक संस्कृति को टिक करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, कक्षा में विविधता को समायोजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी रणनीति नहीं है। यानी कि कक्षा में जो विविधता को जो समायोजित करना है, एकत्रित करना है, इसके लिए कौन सा प्रभावी रणनीति नहीं है आपको बताना है। जैसे छात्रों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ का पता लगाना, ये तो सही बात है। छात्रों के विभिन्न पृष्ठभूमियों के अनुरूप शिक्षा शास्त्र, ये भी सही है। ऐसे विविध उदाहरण प्रदान करना जो सभी विद्यार्थियों के लिए अर्थपूर्ण हो, ये भी सही बोल रहा। निर्देशों के मानक सेट का उपयोग करना और शिक्षार्थियों की पृष्ठभूमि का अनदेखा करना, ये कभी रणनीति नहीं हो सकता है जो विविधता को समायोजित करने का। क्योंकि देखिए बच्चे जो है विभिन्न मतलब कि पृष्ठभूमि के आते हैं, कोई छोटे, कोई बड़े, कोई गरीब, कोई अमीर घर के रहते हैं, कोई मतलब कि अनुसूचित जाति से, जनजाति से रहते हैं। उनकी पृष्ठभूमि को हम लोगों को अनदेखा नहीं करना है, ये जो है रणनीति नहीं होगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से अर्थपूर्ण अधिगम के लिए आकलन की विशेषता क्यों होनी चाहिए। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से अर्थपूर्ण अधिगम के लिए जो है एक अच्छे अधिगम के लिए आकलन की विशेषता क्या होनी चाहिए, आपको बताना है। तो इसके लिए तो आप सारे ऑप्शन को पढ़ने के बाद आप लोगों को खुद आता होगा कि दिमाग में कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। जैसे रचनात्मक यहाँ पे दिख रहा है, तो एक रचनात्मक आकलन मतलब कि होना चाहिए अर्थपूर्ण अधिगम के आकलन के लिए। कैसा, रचनात्मक। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला है आपका, समावेशी शिक्षा से क्या शामिल है। समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है, तो आपको बताना है कि समावेशी शिक्षा में जो है क्या शामिल है। पहला आपका बाधा मुक्त वातावरण का प्रावधान, योग्यताओं के आधार पर बच्चों का पृथक्करण, बच्चों की पहचान कर उनका उपयुक्त नामीकरण। उसके बाद आप पाठ्य पुस्तक अनुभवों व शिक्षा शास्त्रियों के रणनीतियों में लचीलापन। तो समावेशी शिक्षा यानी कि सभी को एक प्रकार का शिक्षा देना, इस मतलब कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। जैसे कि बाधा मुक्त वातावरण का प्रावधान, ये बिल्कुल सही जवाब है। ये समावेशी शिक्षा में इस तरह की बातों को हम लोग शामिल कर सकते हैं। जब भी हम लोगों को किसी भी बच्चे को पढ़ाना है तो वह जो है बाधा मुक्त, किसी प्रकार का उसे परेशानी नहीं हो, इस तरह का शिक्षा हम लोगों को देना है। उसके बाद पाठ्य पुस्तक अनुभवों व शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियों में लचीलापन, तो काफ़ी ज़्यादा उसमें लचीलापन भी देना है। तो इस तरह से ये 4, तो 1 और 4 बिल्कुल राइट आंसर है आपका, यानी कि किस में है यहाँ पे, तो 1 में है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है, 1 और 4। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, छात्रों के विविध समूह के साथ बातचीत करते समय एक शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए। आपको बताना है कि जब छात्रों से विविध समूह के रूप में बातचीत करते हैं तो उस समय शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए। तो इसमें जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एक समान पाठ्यक्रम और मानवीकृत मूल्यांकन का पालन। तो कभी भी जो है इस समय जो है बच्चों के लिए एक समान पाठ्यक्रम और मानवीकृत मूल्यांकन का पालन उसे नहीं करना चाहिए। इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कथन और तर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। कथन में कहा जा रहा है, पठन वैकल्य से जूझ रहे बच्चे सीखने को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को पुस्तकों के अलावे विभिन्न प्रकार के संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए व उन्हें लिखित परीक्षा में अतिरिक्त समय देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जब पठन वैकल्य मतलब कि बच्चे जो है पढ़ने में उतना ज़्यादा कुशल नहीं है तो उसे जो है
शिक्षक के लिए कुछ उसे संसाधन का प्रयोग करना चाहिए शिक्षक के रूप में, और लिखित के लिए उसे जो कुछ अतिरिक्त समय भी देना चाहिए। सही बात है। पठन वैकल्प की चुनौती वाले विद्यार्थियों को पढ़ने में कठिनाई होती है। बिल्कुल सही बात है। पठन वैकल्प से जो भी ग्रसित बच्चे होते हैं उसे पढ़ने में क्या होती है, कठिनाई होती है। तो इस तरह से आपका जो है कथन भी सही है, तर्क भी सही है और सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोनों सही है और सही व्याख्या भी है, तो 1 नंबर आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला है आपका, कौन सा उदाहरण सहायकीय, मतलब कि कौन सा उदाहरण जो है सहायकीय तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की मदद करेगा। तो कहने का मतलब जो है कौन सा यहाँ पे जो है तरीका, कौन सा उपागम, कौन सा उपकरण जो है जो एक दृष्टिबाधित मतलब कि अंधे बच्चों को जो है देखने में मदद करेगा, पढ़ने में मदद करेगा, तो कौन सा उपागम होगा। तो यहाँ पे देखिए पढ़ने व लिखने के लिए ऑप्शन नंबर 3 पे ब्रेन लिपि प्रणाली। जो अंधे बच्चे हैं, दृष्टिबाधित बच्चे हैं, तो उसको यदि ब्रेन लिपि के लिए ब्रेन लिपि उसे यदि दिया जाए, उपलब्ध कराया जाए, तो उससे जो है उसकी परेशानी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी, जिसके कारण वो अच्छे से पढ़ पाएंगे। उसके बाद अगला है आपका, निम्नलिखित में से रचनात्मक के विशिष्ट संकेतक कौन से है। यानी कि रचनात्मक, कोई बच्चे रचनात्मक होते हैं तो इसके क्या क्या संकेत हो सकते हैं। तो इसमें जो है वह जो है काफ़ी ज़्यादा जिज्ञासा भी होगा, उसे स्वतंत्रता मिलेगा, अनुकूलनशीलता, और देखिए वहाँ पर क्या है, उच्च स्तर की एकाग्रता और बारंबार अभ्यास की आवश्यकता। तो इसमें से आपको बताना हो कि कौन सा जो है सही हो जाएगा। तो इसमें जो है आपका जो है 1, 2, 3 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जिज्ञासा होती है, स्वतंत्रता और अनुकूलनशीलता और उच्च स्तर की एकाग्रता और बारंबार अभ्यास की आवश्यकता। ऐसे रचनात्मक बच्चों में जो इस तरह की जो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 आपका, यानी कि 3 में क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है और क्या है, 4 है। तो इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन यहाँ पे फिर देखिए आपका अभिकथन और तर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो कथन में क्या बोला जा रहा है, प्रभावी अधिगम के लिए केवल शिक्षक को कक्षा में प्रश्न पूछना चाहिए, न कि बच्चों को। एक प्रभावी अधिगम काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव मतलब कि लर्निंग हो, तो इसके लिए केवल क्या शिक्षक को ही क्लास में प्रश्न पूछना चाहिए, बच्चों को नहीं। ये तो सरासरी क्या है, एक तरह से गलत ही है। बच्चे निष्क्रिय श्रवण की प्रक्रिया के माध्यम से सर्वाधिक अर्थपूर्ण ढंग से सीखते हैं। बच्चे क्या कक्ष में निष्क्रिय रूप से श्रवण करते हैं, ये गलत बात है। बच्चा जो है सक्रिय रूप से सीखते हैं कक्ष में। इस तरह से आपका यहाँ पे कथन भी गलत है और आपका तर्क भी गलत है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो रहा है। यानी कि कथन और तर्क दोनों ही गलत है। उसके बाद यहाँ पे फिर देखिए अगला क्वेश्चन भी आपका कथन और तर्क से है। शिक्षकों को विद्यार्थियों की ज़रूरतों के अनुसार उचित व उपयुक्त पाठ प्रदान करना चाहिए। सीखना एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है। तो यहाँ पे देखिए एक तरह से आपका जो है फर्स्ट जो कथन जो कह रहा है, यहाँ पे कथन भी आपका जो है क्या है, बिल्कुल सही है कि शिक्षकों को जो है विद्यार्थियों की ज़रूरतों के अनुसार उसे उचित उपयुक्त पाठ प्रदान करना चाहिए। यानी कि बच्चे जब जहाँ पे फंसते हैं, परेशानी में जहाँ जूझ रहे हैं किसी सवाल को बनाने में, तो उसे अपने मतलब कि शिक्षक होने के नाते उसे इशारा के अनुसार उसे हेल्प करना चाहिए, यानी कि स्कैफोल्डिंग करना चाहिए। ये सही बात है। सीखना एक सहयोगात्मक प्रक्रिया, सही बात है। सीखना जो है कोई भी बच्चे सीखते हैं सहयोग के द्वारा सीखते हैं। तो इस तरह से आपका कथन भी सही है और तर्क भी सही है। बट आपका जो है ये तर्क जो है सही व्याख्या नहीं कर रहा, जो आपका कथन में दिया गया उससे रिलेटेड यह व्याख्या नहीं कर रहा। तो कथन भी सही है और तर्क भी सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपका तर्क जो है अभिकथन से रिलेटेड नहीं है बट सही है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, शिक्षकों को प्राथमिक माध्यमिक स्कूली कक्षाओं में बच्चों की असफलता को किस प्रकार देखना चाहिए। आपको बताना है कि शिक्षकों को प्राथमिक 1 to 5, माध्यमिक यानी कि 6 to 8 जो कक्षा के जो विद्यालय होते हैं उसमें बच्चों की असफलता को किस प्रकार देखना चाहिए।
यानी कि बच्चे का जब उसमें असफलता हो जाती है, बच्चे असफल होते हैं, तो उसे किस रूप में देखना चाहिए? तो उसे जो है स्कूली तंत्र की कार्यशीलता पर प्रतिबिंबन करना चाहिए कि जो स्कूली तंत्र की जो कार्यशीलता है उसमें किस प्रकार बच्चों को पढ़ाया जाता है, किस प्रकार का बच्चों में अधिगम कराया जाता है, कई विद्यालय तंत्र में कमी तो नहीं है। तो उस चीज़ पर उसको नज़र डालना चाहिए कि मतलब कि तभी पता चलेगा कि बच्चे क्यों असफल हो रहे हैं। यहाँ पे और सारे ऑप्शन देखिए, बच्चों की कम योग्यता पर प्रतिबिंबन, उसके बाद देखिए क्या शिक्षकों को कम योग्यता पर प्रतिबिंबन, माता पिता की कम योग्यता पर ये तीनों ऑप्शन आपका बिल्कुल ही गलत ही है। यदि वह स्कूली तंत्र कार्यशीलता पर यदि प्रतिबिंबन डालेंगे तो उसको सही जवाब जो है मिल ही जाएगा कि बच्चे में असफलता का क्या कारण है। उसके बाद है आपका एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम। एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में जो है अधिगम किस प्रकार का होता है? तो इसमें जो है निष्क्रिय, व्यक्तिगत, निष्क्रिय ये तो गलत बात है। सक्रिय और व्यक्तिगत, कभी भी व्यक्तिगत नहीं होता। सक्रिय और सामाजिक, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। तो एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा कक्ष में जो है हमेशा सक्रिय और सामाजिक होगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद अगला है आपका डैश में समस्या को कई मध्यवर्ती लक्ष्यों में विभाजित किया जाता है और फिर प्रत्येक उप लक्ष्य को हल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो आपको बताना है कि डैश में समस्या को कई मध्यवर्ती लक्ष्यों में विभाजित किया जाता है, फिर प्रत्येक उप लक्ष्यों को हल करने पर क्या किया जाता है? ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे? कार्यात्मक स्थिरता, कलन विधि, साधन लक्ष्य विश्लेषण, अनुक्रिया समुच्चय। ये जो है साधन लक्ष्य विश्लेषण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो किसी भी समस्या के जो मध्यवर्ती लक्षण होते हैं उसको क्या करेंगे? अलग अलग पार्ट में विभक्त कर देंगे, फिर जहाँ पे हमको प्रॉब्लम आ रहा है उस चीज़ पे ध्यान केंद्रित करेंगे, तो ये साधन लक्ष्य विश्लेषण कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या? साधन लक्ष्य विश्लेषण। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन फिर आपका कथन और तर्क से है। शिक्षकों को बच्चों की मानसिक स्थिति व संवेगात्मक जरूरतों की उपेक्षा करनी चाहिए। तर्क में कहता अकादमिक अधिगम बच्चे के संज्ञानात्मक स्वास्थ्य से प्रभावित नहीं होता है। तो इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि शिक्षकों को बच्चों की मानसिक स्थिति के व संवेगात्मक जरूरतों को उपेक्षा करनी चाहिए। क्या बच्चे की जो मानसिक स्थिति है, संवेगात्मक जो ज़रूरत है, क्या उसको निगलेक्ट करना चाहिए? ये गलत बात है। अकादमिक अधिगम बच्चे के संवेगात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करता। क्या जो अकादमिक अधिगम है वो बच्चे के संवेगात्मक जो है स्वास्थ्य से प्रभावित नहीं होता है क्या? बिल्कुल गलत बात, वो भी प्रभावित होता है। तो यहाँ पे जो है दोनों ही गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दोनों क्या है? गलत है। उसके बाद है आपका अधिगम को कैसे सुसाधित करना चाहिए, यानी कि अधिगम को कैसे मजबूत करना चाहिए आपको बताना है। जैसे पहला अर्थपूर्ण खोज द्वारा विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर। देखिए प्रतिस्पर्धा, ये कभी भी यदि आपको प्रतिस्पर्धा वाला देखे आपको ऑप्शन तो वो गलत हो जाता है। भौतिक पुरस्कार देकर कभी भी पुरस्कार देना ये बच्चों के लिए हित के लिए नहीं होता, ये भी गलत ऑप्शन होगा। नकारात्मक पुनर्बलन देकर, ये तो ऑलरेडी ही निगेटिव है। तो देखिए अर्थपूर्ण खोज द्वारा अधिगम को कैसे सुसाधित यानी कि मजबूत किया जा सकता है, तो अर्थपूर्ण खोज द्वारा ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि खोजी, जब भी आपको खोज, अन्वेषण व जैसे ऑप्शन दिखे तो आपका सही हो जाएगा। तो ये सारे पॉजिटिव वर्ड की तरह काम करते हैं। उसके बाद है स्वयं के ज्ञाता होने के बारे में जागरूकता व समझ किस प्रक्रिया में शामिल है। तो आपको बताना है कि स्वयं के ज्ञाता होने के बारे में जागरूकता व समझ किस प्रक्रिया में शामिल है। तो अधिसंज्ञान, समायोजन, समावेशन, अनुबंधन। तो ये आपका जो अधिसंज्ञान कहलाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर है। तो स्वयं के ज्ञाता होने के बारे में जागरूकता व समझ किस प्रक्रिया में शामिल है? अधिसंज्ञान। उसके बाद है आपका शिक्षिकाओं में मान्यता रखनी चाहिए कि योग्यता डैश है और विद्यार्थियों को डैश तय करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो आपको बताना है कि शिक्षकों में मान्यता रखनी चाहिए कि योग्यता जो है एक वार्षिक है और विद्यार्थियों को जो महारत यानी कि महारत उन्मुखी लक्ष्य तय करने के लिए उसे प्रोत्साहित करना चाहिए।
तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका। शिक्षकों में मान्यता रखनी चाहिए कि योग्यता जो वार्षिक मतलब कि उसकी योग्यता क्या है, वार्षिक है, और विद्यार्थियों को जो महारत उन्मुखी मतलब कि महारत उन्मुखी क्या होता है, चौमुखी मतलब कि विकास, बच्चों को जो सभी तरह के जो शारीरिक होगा, मानसिक हो गया, बौद्धिक हुआ, तो सभी क्षेत्रों में उसका विकास हो, इसके लिए जो है उसे क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन आपका, प्रेरणा और सीखने के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो प्रेरणा और सीखने के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो इनमें से देखिए आपका सेकंड वाला क्या, सीखना तभी प्रभावी होता है जब छात्रों में आंतरिक अभिप्रेरण हो। बिल्कुल सही बात है कि प्रेरण और सीखने के बारे में कौन सा कथन सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है कि सीखना तभी प्रभावी होगा जब छात्रों में आंतरिक अभिप्रेरण, यानी कि खुद वह जब उस चीज़ पर मेहनत करेगा, परिश्रम करेगा, तभी वह प्रभावी हो सकता है। ये नहीं कि कुछ बनाने के लिए दिए तो वह मम्मी पापा के डर से उस चीज़ को बना के लेके चले गए, फर्स्ट प्राइज पाने के डर से वह मतलब कि पाने के उद्देश्य से उस चीज़ को याद कर लिए चले गए, तो ये सारे चीज़ करने से कभी भी जो सीखना प्रभावी नहीं बनता। जब बच्चे खुद वह चीज़ को लगे कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग के साथ उस चीज़ को पढ़े करे, खुद अपने मन से उसे लगे कि नहीं इस चीज़ को हमें करना चाहिए, तभी जब वह करेगा तभी वह सीखना क्या कहलाएगा, प्रभावी कहलाएगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट पे ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंडों को शेयर भी कीजिए। और भी जो वीडियो नहीं देखे आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, आप लोग उसे भी देखें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से ही आपका जो तैयारी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।